तो गाइस आज हम पढ़ने वाले 11th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस, सोशियोलॉजी का है। तो टॉपिक नंबर 6 करने वाले हैं। 5 टॉपिक इससे पहले कर रखे हैं पार्ट 1 में, आप देख सकते हो। बौद्धिक विचार जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है, यानी ऐसे विचार जिससे समाजशास्त्र की रचना हुई है, उनके बारे में बताना है। 19वीं शताब्दी में आरंभिक समाजशास्त्री जैसे अगस्टोन, कार्ल मार्क्स तथा हर्बर्ट स्पेसर के कार्य में पूर्ण दृष्टिगोचर हुआ। यानी जितने भी मेन सोशियोलॉजिस्ट थे, जैसे अगस्टोन, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट, तो इन्होंने क्या किया, अपने कार्य को पुनः दृष्टिगोचर, यानी जो वो कार्य कर रहे हैं उसे दोबारा देखना चालू कर दिया। जैसे विचार का कार्य, मंथन का कार्य, या किसी चीज को प्रूफ करने का, या किसी को एक्सप्लेन या डिफाइन करने का कार्य, उन्हें दोबारा करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसी बात के आधार पर विभिन्न प्रकार के समाजों का वर्गीकरण हुआ। यानी जो ये बात कर रहे थे, तो इसी के बात पर क्या हुआ, समाजों का वर्गीकरण, समाज को बांट दिया गया। जैसे आधुनिक काल से पूर्व के समाजों के प्रकार, जैसे चारवाही, एक कृषक, शिकार टोलिया, एक संग्रहकर्ता, इन्होंने बांट दिए। अगला, आधुनिक समाजों के प्रकार, जैसे औद्योगिकीकृत समाज। आधुनिक समाज का प्रकार क्या है, औद्योगिक समाज, यानी इस समय क्या हो रहा है, सब कुछ मशीन पे डिपेंड हो रहा है। ठीक है, सब आधुनिक बनते जा रहे हैं, तो इस समाज क्या है, औद्योगिक समाज। इसी विचार से पता चलता है कि पश्चिम संसार आवश्यक रूप से अधिक प्रगतिशील तथा सभ्य था। होता क्या है, जो वेस्टर्न है, ठीक है, जो वेस्टर्न सोसाइटी है, यानी जो पश्चिम समाज है, वो बहुत प्रगतिशील है। जैसे यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, लंदन हो गया, अमेरिका लंदन हो गया, ठीक है, जर्मनी, फ्रांस, ऐसे देश है जो अधिक क्या है, गतिशील है, प्रगतिशील है, यानी वहाँ पे डेवलप बहुत तेजी से हो रहा है। तथा सभ्य था, सभ्य यानी वहाँ पर लोग अच्छे से रहन सहन करते हैं, बातचीत उनकी अच्छी है। तथा गैर पश्चिमी समाज कम विकसित है। गैर पश्चिमी समाज यानी एशिया के समाज, वो क्या हो गए, जैसे भारत, चाइना, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ये सब देश क्या होते हैं, गैर पश्चिमी समाज में आते हैं। ठीक है, जो कम विकसित है, विकसित तो है मगर कम विकसित है। ठीक है, ज्ञानोदय एक यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन जो 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों एवं 18वीं शताब्दी में चला। यानी 18वीं शताब्दी में कौन सा एक आंदोलन चला, ज्ञानोदय। होता क्या इसमें, इस पर चला तथा व्यक्तिवाद पर जोर देता है। इस समय वैज्ञानिक जानकारी भी उन्नत अवस्था में थी। उदाहरण के लिए प्राकृतिक समस्या और सामाजिक समस्या। होता क्या गाइस इसमें, जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं, जो गरीबी है ना, जिसको अभी तक एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता था, उसे सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखना आरंभ हो गया। यानी जो गरीबी है, लोग कहते थे गरीब हम पहले बचपन से है, ठीक है, या हमारे जो किस्मत में गरीबी लिखी है, तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया थे। मगर अब क्या बन रही है, सामाजिक प्रक्रिया की नहीं, सामाजिक समस्या है। कैसी समस्या है, वर्ग विभाजन है, जिसकी वजह से गरीबी ज्यादा है। यानी गरीब अमीर, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस कर रखा है लोगों ने। ठीक है, इसके आधार पर ज्यादा है। तो देख रहे हो गाइस कैसे लोगों की सोच बदली जा रही है। सो गाइस अब हम आते हैं टॉपिक नंबर 7, भौतिक मुद्दे जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है। पहला पॉइंट, औद्योगिक क्रांति एक नए गतिशील आर्थिक क्रियाकलाप पूंजीवाद पर आधारित थी। यानी किस पे आधारित थी, पूंजीवाद, जो पैसा है उस पर सबसे ज्यादा डिपेंड थी। कौन, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, जितनी बड़ी फैक्ट्रियां है, मशीनें चलती है, तो किस पे चलती है, पूंजीवाद के सिद्धांत के आधार पर। अगला, उद्यमी निश्चितता और व्यवस्थित मुनाफे की आशा से प्रेरित है। यानी जो उद्यमी है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो क्या कर रहे हैं, किस लिए, किसकी आशा में, होप उनकी क्या है, और वो फैक्ट्री लगाते हैं तो उन्हें क्या चाहिए, मुनाफा। ठीक है, मुनाफे से वो प्रेरित है, उनको इंस्पायर कौन करता है, मुनाफा, बेनिफिट। ठीक है गाइस, प्रॉफिट। अगला, बाजारों में माल, सेवाएं एवं श्रम वस्तुओं का वर्णन शुरू हुआ। तो क्या हुआ, अब धीरे धीरे क्या हुआ, बाजारों में क्या होता है, माल, सेवाएं एवं श्रम वस्तुओं का वर्णन शुरू हुआ। यानी अब लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनकर भी सेवा प्रदान करने लग गए। माल, जो फैक्ट्री में नए नए माल बनते लोगों की सुरक्षा के लिए एवं उनको आरामदायक स्थिति में लाने के लिए, तो उन सब का भी उत्पादन शुरू हुआ। औद्योगिकरण से पहले अंग्रेजों का मुख्य पैसा खेती करना एवं कपड़ा बनाना था। यानी औद्योगिकरण से पहले, मॉडर्नाइजेशन से पहले की बात करेंगे, तो जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, खेती करते थे एवं कपड़ा बनाना था। ठीक है, ये काम करते थे। अगला, औद्योगिकरण के साथ साथ शहरी केंद्रों का विकास एवं विस्तार हुआ। इसकी निशानी थी फैक्ट्री का धुआं, भीड़ भाड़ वाली बस्तियां। यानी जब औद्योगिकरण हुआ तो बाजारी शहरी केंद्र था, उसका भी विकास हुआ। ठीक है, जब उसका विकास हुआ तो कैसे पता चलेगा कि वो उसका विकास हो रहा है,
फैक्ट्री का धुआं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है और बहुत सारा धुआं छोड़ रहा है, तो लोग दूर से भी देख के बता देंगे कि यहाँ पर विकास हो रहा है। और भीड़ भाड़ वाली बस्तियां, जहाँ पर ज्यादा भीड़ होगी तो वहां पर लोग ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा सुविधाएं होगी, सेवाएं ज्यादा देंगे, तो इसीलिए एक निशानी ये भी है जिससे पता लगा कि वहां पे औद्योगिकरण हो रहा है, भीड़ भाड़ वाली वस्तु है। इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का केंद्र था। क्या था? इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का केंद्र बना, ठीक है, जहां से पूरे विश्व में एक तरीके से औद्योगिक क्रांति फैल गई, ठीक है गाइस, फैल गई। सो गाइस अब हम आते हैं टॉपिक नंबर 8, हमें यूरोप में समाजशास्त्र के आरंभ और विकास को क्यों पढ़ना चाहिए। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें क्यों पढ़ना चाहिए इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि पहला पॉइंट है 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण तथा पूंजीवाद के आने से भयंकर परिवर्तन हुआ है। कब? 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच दो चीज आती है, पहला औद्योगिकरण और दूसरा है पूंजीवाद, ठीक है, दोनों एक दूसरे से मिले हुए शब्द है, ठीक है गाइस। तो भयंकर परिवर्तन आता है। मतलब परिवर्तन यानी इफेक्ट किस पे होता है? नगरीकरण पर, ठीक है। पहले जितने भी गांव थे अब क्या धीरे धीरे वो नगर बनने स्टार्ट हो गए, और क्या वो कारखानों के उत्पादन में वृद्धि हुई। यानी अब क्या हो रहा है, लोग फैक्ट्री में काम करना जा रहे हैं। उससे पहले क्या करते थे? कृषि लोग करते थे, ठीक है, कपड़ा बुनाई करते थे। मगर अब क्या हो रहा है, औद्योगिकरण और पूंजीवाद के आने से लोग कारखाने में उत्पादन कर रहे हैं और नगरीकरण हो रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट, भारतीय अतीत में यूरोप पर ध्यान केंद्रित क्यों किया जाए। यानी भारतीय का जो अतीत है, यानी भारत का जो पास्ट है या जो हिस्ट्री है, ये उस पे यूरोप पर ध्यान केंद्रित क्यों किया जाए, यानी यूरोप पर ही हम फोकस क्यों करें, ताकि इतिहास गहरे रूप से जुड़ा हुआ है भारत व अंग्रेज पूंजीवाद का। यानी जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया? पूंजीवाद का इस्तेमाल किया, औद्योगिकरण यानी फैक्ट्री भी उन्होंने स्थापित की। इसीलिए जो अंग्रेज है और वो भारत का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए? अतीत को समझने के लिए। कौन से अतीत को? भारतीय अतीत को, ठीक है गाइस। अब आते हैं टॉपिक नंबर 9 पर, जिसका नाम है भारत में समाजशास्त्र का विकास। यानी अब भारत में डेवलप कैसा होता है समाजशास्त्र, उसके बारे में पढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स के ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को लेकर टिप्पणियां, कुछ टिप्पणियां कार्ल मार्क्स ने की, किसको लेकर? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो गाइस मैं आपको सुना देता हूँ कि कार्ल मार्क्स क्या कहना चाहते थे। उन्होंने कहा, भारत जो पिछले काफी समय से विश्व की एक महान कपास उत्पादन कार्यशाला थी, अब इंग्लिश धागों तथा सूती सामान से भरा पड़ा था। इसके अपने उत्पादन को इंग्लैंड से बाहर निकालकर या अत्यंत निर्मम शर्तों पर स्वीकार करके अंग्रेज उत्पादकों को उत्पादन पर केवल थोड़ा सा नाम मात्र शुल्क लगाकर भारी मात्रा में यहाँ लाकर स्वदेशी वस्त्र उद्योगों को बर्बाद कर दिया गया, और ये सभी शान हुआ करता था। हुआ क्या? जो इंडिया का शान क्या होता था? यहाँ कर कपास के कपड़े जो पूरे वर्ल्ड में फेमस थे इंडिया के। मगर अंग्रेज जब आया, अब उन्होंने क्या कमाना है? मुनाफा कमाना है। तो उन्होंने ऐसा कुछ किया जिससे हमसे सस्ता माल लेते थे और वहां पर जाकर अपने देश में जाकर उसे प्रोडक्शन करते थे, और वापस वो पूरे वर्ल्ड में इंडिया के साथ भी उसी को बेच देते थे सस्ते में, ठीक है। इस प्रकार क्या हुआ, इंडिया का जो नाम था कपास उत्पादन में, कपास के वस्त्र के बनाने में, वो धीरे धीरे घटता गया, कपास और सूती के जो वस्त्र थे। सो गाइस अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। भारत में समाजशास्त्र को भारतीय समाज के विषय में पश्चिमी लेखकों द्वारा लिखित दस्तावेजों और विचारों से भी जूझना पड़ता था, जो सदैव सही नहीं होते थे। तो जो भारत में समाजशास्त्र को भारतीय समाज के विषय में पश्चिमी लेखक से हमेशा क्या करना पड़ता था? पश्चिम लेखक हुए उनके क्या लिखे हुए दस्तावेज हो गए और विचार से भी जूझना पड़ता था, क्योंकि गाइस वो पश्चिमी एरिया से, पश्चिमी समाज से आया है, अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, इन सब से आया है, और उनके विचार अलग होंगे और भारत के समाजशास्त्र के विचार अलग होंगे। तो इन दोनों में हमेशा टकराव होते रहते हैं। अगला, एम.एन. श्रीनिवास का वर्णन। एम.एन. श्रीनिवास जो बहुत फेमस समाजशास्त्री है, उन्होंने क्या वर्णन किया? उन्होंने बताया कि भारत जैसे देश, इनके आकार व विभिन्नता के चलते क्षेत्रीय भाषाएं और धार्मिक संबंधित जनजातीय तथा ग्रामीण और शहरी इलाके में बीच में असंख्य दूसरे हैं। ऐसी संस्कृति और समाज में जैसे कि भारत में है, दूसरे से आमना सामना वास्तव में आसपास या पड़ोस में ही हो जाता है। यानी भारत इतना बड़ा है, यहाँ पर इतने सारे धर्म है, भाषा है, संजाति है, जाति है, मतलब बहुत सारी जाति है, ग्रामीण एवं नगरीय इलाके हैं। तो इसे
समझना बहुत डिफिकल्ट भी होता है। ठीक है गाइस, ये सब ये एमएन श्रीनिवास बता रहे हैं। सो गाइस आते हैं हम अपने 10 टॉपिक पे, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसके संबंध। यानी समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र के बारे में बताइए और इसका सामाजिक विज्ञान क्या है। पहला तो यही है कि विषय क्षेत्र काफी बड़ा है समाजशास्त्र का। समाजशास्त्र हिस्ट्री से भी जुड़ा है, जियोग्राफी से भी जुड़ा है, राजनीति से भी जुड़ा है, इकोनॉमिक्स से भी जुड़ा है। ओके गाइस, बहुत सारे विषयों से जुड़ा है। समाजशास्त्र विषय इससे परिभाषित नहीं होता कि वह क्या अध्ययन करता है, यानी इससे परिभाषित यानी डिफाइन नहीं होता कि क्या अध्ययन कर रहा है, यानी वो क्या व्हाट एनालिसिस कर रहा है। अपितु इससे परिभाषित होता है कि वह एक चयनित क्षेत्र का अध्ययन कैसे करता है, यानी हाउ पे डिपेंड है, ना कि व्हाट पे डिपेंड है। सोशियोलॉजी किस पे डिपेंड है, हाउ, कैसे एक चयनित यानी एक एरिया हमने चुन लिया, उसका अध्ययन एनालिसिस हम कैसे करते हैं, उसे कहते हैं समाजशास्त्र। ठीक है, अगला समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों के समूह का एक भाग है जिसमें मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और इतिहास सम्मिलित है। तो इतने सारे विषय किसमें सम्मिलित है, समाजशास्त्र में। इसलिए समाजशास्त्र का विषय व्यापक है, यानी बड़ा है। क्या है गाइस, बड़ा। सो गाइस आते हैं हम अपने टॉपिक नंबर 11 पे, समाजशास्त्र एवं आर्थिक अर्थशास्त्र, यानी इन दोनों कैसे जुड़ा है उनके बारे में पढ़ते हैं। होता है क्या, निर्धनता यानी गरीबी। क्या गाइस, गरीबी, बेकारी, जनसंख्या, आर्थिक नियोजन, जनसंख्या का आर्थिक नियोजन। ठीक है गाइस, जनसंख्या का क्या हो रहा है, आर्थिक नियोजन। गरीबी क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें क्या होता है कि गरीबी हो गई और जनसंख्या का आर्थिक नियोजन आदि समस्या जो प्रॉब्लम है उसका अध्ययन समाजशास्त्र में सामान्य रूप से किया जाता है। इन दोनों को मिलाकर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र में। इसी प्रकार दोनों ही विज्ञानों एक दूसरे से पर्याप्त सहायता लेते हैं, यानी अर्थशास्त्र क्या करता है, समाजशास्त्र में सहयोग देता है और समाजशास्त्र अर्थशास्त्र में सहयोग देता है। गरीबी हो, आर्थिक नियोजन हो, जनसंख्या का, इसमें। ठीक है गाइस। तो गाइस अब हम पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 12, समाजशास्त्र और राजनीति, यानी सोशियोलॉजी किस प्रकार पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है उसके बारे में बताते हैं। समाज को राज्य कानून बदलता है एवं रीति रिवाज, ये 2 पॉइंट है। तो इसमें क्या बताना है कि समाज ना राज्य के कानून का काफी प्रभावित रहता है, यानी कानून लॉ से बहुत प्रभावित होता है। कौन, समाज, हमारी सोसाइटी है। होता है कि इसमें राज्य समाज को बदलता है, इसमें सुधार लाता है, परंतु कानून बनाते समय देश के रीति रिवाज हो, प्रथा हो, परस्पर आदि का ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए समाजशास्त्रीय ज्ञान की आवश्यकता होती है, यानी अरे हमें बदलना है तो किस चीज की जरूरत है, समाजशास्त्रीय ज्ञान की। राजनीति में समाजशास्त्र की ज्ञान की जरूरत है अगर हमें समाज को सुचारू रूप से चलाना है या बदलना है। ठीक है। सो गाइस अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे, समाजशास्त्र एवं इतिहास, यानी सोशियोलॉजी हिस्ट्री के साथ कैसे जुड़ी है और हिस्ट्री सोशियोलॉजी के साथ कैसे जुड़ी है। संस्कृति और संस्थाएं के रूप में ऐतिहासिक निष्कर्ष के आधार पर ही सामाजिक जीवन को समझने में प्रयास, यानी ऐतिहासिक निष्कर्ष यानी जितना भी निचोड़ है इतिहास से जो समझने को मिलता है उससे। तो वास्तव में समाजशास्त्र ऐतिहासिक निष्कर्षों के आधार पर ही सामाजिक जीवन को समझने का प्रयास करता है। उसमें क्या होता है, इसके अलावा भी संस्कृति जो हमारा कल्चर है और जो हमारी संस्था है, समाजशास्त्र संस्थाएं है को इतिहास समाजशास्त्र को समझने में उसकी सामग्री जुटाने में सहायक है। यानी इतिहास में अगर कोई हमें मटेरियल चाहिए समझने में सोशियोलॉजी के रूप में, तो संस्कृति और संस्थाएं है। ऐतिहासिक निष्कर्ष क्या देते हैं हमें, सामाजिक जीवन को समझने का प्रयास, यानी जो सोसाइटी थी, सोशल लाइफ लोगों की, उसको समझने के लिए क्या देता है, ऐतिहासिक निष्कर्ष देता है। यानी ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आया हो।